महंगी बिजली, बढ़ती पैदावारी लागत, दरामदी पाबंदियां, रुकावट, तिजारती खसारा कम करने का प्लान मुल्की बरामदात भी डुबो रहा है। इंपोर्टर्स ने हुकूमत से जरूरी दरामदात की इजाजत नागुज़ीर करार दे दी। डॉलर शॉर्टेज में बैंकों की जानिब से एलसीज ना खोलने पर भी तशवीश का इजहार किया गया। शोबा जरूरी दरामदी सामान न होने की वजह से मुश्किल में, महंगी बिजली और कास्ट ऑफ डूइंग के बाद दरामदी पाबंदियां रिकॉर्ड बनने लगी। एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए जदीद मशीनरी और रॉ मटेरियल मंजूरियों के इंतजार की नजर हो गया। बैंकों की जानिब से डॉलर शॉर्टेज पर ताहाल एलसीज नहीं खोली जा रही। साबिक सीनियर नायब सदर फारूक यूसुफ कहते हैं, अगर ऐसे ही मामला चलाने हैं तो बरामदात का टारगेट बढ़ाना मुश्किल है। जो मशीनरी आ रही है, पार्ट्स आ रही है, वो सारी चीज़ें उनको 84-85 चैप्टर में लेके सब्जेक्ट टू अप्रूवल कर दिया। और वो अप्रूवल देखें, ऑनेस्टली स्पीकिंग, एक खेप को जो है वो रिलीज़ किया गया, उसके बाद आज 1 माह से ज़्यादा हो गया है कि अप्रूवलें वहाँ पर पड़ी हैं। पाकिस्तान हौजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के साबिक चेयरमैन काशिफ ज़िया ने कहा कि रुई की पैदावार में हैरान कुन हद तक कमी टेक्सटाइल के शोबे के लिए बड़ा खतरा है। इन्होंने मुतालबा किया कि रुई की कम पैदावार को मद्देनजर रखते हुए इंडिया से कपास दरामद करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि हमसाया मुल्क से दरामद पर लॉजिस्टिक कास्ट भी कम होगी और वक्त भी कम लगेगा। बिजली और गैस के क्राइसिस के साथ साथ अभी जो कॉटन का क्राइसिस है, ये टॉप अप हो चुका है, क्योंकि फ्लड की वजह से हाफ ऑफ द कॉटन की जो फसल है वो तबाह हो चुकी थी, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में जो कॉटन है वो शॉर्ट है पाकिस्तान में। सिर्फ सिंध में 31 लाख कपास की गांठियों के बराबर फसल तबाह हो चुकी है। ऐसे में रुई की बरामद रोकने और दरामद बहाल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। कैमरामैन नईम सलीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल, डोगर सिटी 41 फैसलाबाद। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल चिन्योट में तिब्बी सहूलियात का फुकदान ताहाल बरकरार। कैल्शियम और खून की कमी के मरीजों का इलाज मुआवजा खटाई में पड़ने लगा। D3 इंजेक्शन समेत आयरन का सिरप ना होने पर मरीज मायूस वापस लौटने लगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है? चिन्योट जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में खून की कमी और कैल्शियम की कमी के मरीजों का इलाज मुआवजा ताहाल मुमकिन नहीं हो पा रहा, जिसके बायस जो मरीज हैं वो शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हैं। डॉक्टर चेक तो करते हैं, लेकिन अद्वियात के असूल में जब डिस्पेंसरी का रुख करते हैं तो वहाँ पर यही पता चलता है कि अद्वियात मौजूद नहीं है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि यहाँ पर खून की कमी और कैल्शियम की कमी के मरीजों को जो तिब्बी सहूलियात है वो मुयसर नहीं हो रही, अद्वियात मुयसर नहीं है, D3 इंजेक्शन नहीं है? वो बिल्कुल सर नहीं मिल रहा है। वो इंजेक्शन के अगर जो पेशेंट आते हैं वो जलील होते हैं, जिलो ख्वार हो रहे हैं। वो मरीज जो पर्ची लिख कर दे देते हैं, वो दवाई मेडिसिन इधर से नहीं मिलती है, वो बाहर से लेनी पड़ती है। वो तिबियात तो गवर्नमेंट को चाहिए, इधर सबको मिलनी चाहिए। पेशेंट जो आते हैं दलील होते हैं, वो जो बच्चे हैं वो भी परेशान होते हैं, बड़े भी परेशान होते हैं। बिल्कुल, जो शहरी का ये कहना है कि हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल चिन्योट का रुख तो करते हैं, लेकिन डॉक्टर चेक करके पर्ची हाथ में थमा देते हैं, लेकिन जब पर्ची डिस्पेंसरी में लेकर जाते हैं तो यही पता चलता है कि अद्वियात मौजूद नहीं है, D3 इंजेक्शन मौजूद नहीं है, आयरन का सिरप मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ दीगर अहम अद्वियात जो कि यहाँ पर है, जिसकी वजह से अब्दुल कदीर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताएं, जंग में माह रबीउल अव्वल के सिलसिले में मसाजिद और मदरसे को रंग बिरंगी बरकी कमकमों से सजा दिया गया। जंग सिटी की भी मसाजिद को सब्ज रंग डेकोरेशन लाइट से सजा दिया गया। मसाजिद में आने वाले नमाजियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और अजमत के बारे में आगाही का सिलसिला शुरू कर दिया गया, जबकि मसाजिद में नात ख्वानी का भी एहतमाम किया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा इंतजाम के हवाले से कैसे इंतजाम देखने में आ रहे हैं? जी बिल्कुल, जंग में माह रबीउल अव्वल के हवाले से जो है जैसे कि घरों को सजाया जा रहा है, वहीं पर मसाजिद, मदरसे और गलियों को भी जो है वो सजाया जा रहा है। जंग सिटी की मसाजिद को सब्ज रंग की बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। यहाँ पर फैज़ान मदीना मरकज़ हो या इसी के साथ दीगर मसाजिद हो, तमाम तर मसाजिद को जो है वो सब्ज रंग की बरकी कुमकुमों से सजा दिया गया है। हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, फैज़ान मदीना मरकज़ को सजाया गया है, इसके साथ दीगर मसाजिद को सजाया गया है, तो क्या पैगाम दे रहे हैं आप माह रबीउल अव्वल के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े हमें ये सब कुछ मिला, उन्हीं के सदक़े से हमें कायनात में हमारा वजूद हुआ। तो ये हमने जो सजावट की है, ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने की खुशी में की है। जैसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ये इरशाद फरमाता है, जब अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत मिले तो खुशियाँ करो। तो सबसे बढ़कर फ़ज़ल अल्लाह तबारक व तआला का यही है
کہ اس نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عطا کیے. تو اسی خوشی میں ہم جنگ کے مختلف علاقوں کو بھی سجا رہے ہیں, مساجد کو بھی سجا رہے ہیں, عاشقان رسول اپنے گھروں کو بھی سجا کر اس بات کی یہ دلیل دے رہے ہیں کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خوشیاں منا رہے ہیں. اور جو لوگ یہاں فیضان مدینہ میں آتے ہیں انہیں ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان سے آگاہی بھی کرتے ہیں. جی بالکل, جو لوگ فیضان مدینہ مرکز میں آ رہے ہیں ان کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کے بارے میں آگاہی فراہم کی جا رہی ہے. فیضان مدینہ مرکز میں جو ہے وہ شام ہوتے ہی یہاں پر مختلف نشستوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, جن میں نعت خوانی اور دیگر نشستیں بھی شامل ہیں. فیضان مدینہ مرکز ہو, جنگ سٹی کے دیگر بازار ہوں یا جنگ شہر کے دیگر بازار ہوں, گلیاں ہوں, تمام تر جو ہے وہ بازاروں کو برقی کمکموں سے سجا دیا گیا ہے. ماہ ربیع الاول کے جو دنوں ہیں ان کو خاص عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے. جی, عقیدت اور احترام سے منایا جا رہا ہے. وسیم آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. اور ابھی آپ کو بتائیں, جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ہے. ٹوبہ ٹیک سنگھ میں شہریوں نے گھروں کو سجانے کے بعد محلے میں موجود مساجد کو بھی سجانا شروع کر دیا. مزید احوال جانتے ہیں اسامہ یاسین سے. جی اسامہ بتائیے گا. بالکل, جشن عید میلاد النبی کی آمد ہوئی تو شہریوں نے اپنے گھروں کو سجانے کے بعد مسجدوں کو بھی سجانا شروع کر دیا. شہری بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں اور اپنے محلوں میں جو مسجدیں ہیں اس کو برقی کمکموں سے سجا رہے ہیں, چراغاں کریں. میرے ساتھ مسجد کے امام بھی موجود ہیں, مسجد کو خوبصورت طریقے سے سجایا ہوا ہے. کر سے بتائے گا کہ جشن عید میلاد النبی کی آمد ہے, مسجد کو سجایا ہوا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمد و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے تمام عالم اسلام کو اور مسجد کے نمازیوں انتظامیوں کی طرف سے آپ تمام اہل اسلام کو جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو. الحمدللہ تمام مسلمان پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنے گھروں کو بھی سجا رہے ہیں اور اپنی مساجد کو بھی بہت مزین کر رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد ہے. الحمدللہ سب خوشیاں منا رہے ہیں اور اسی خوشیوں کے اندر جو اپنے گھروں کو بھی سجا رہے ہیں اور اپنے محلے کی مساجد کو بھی الحمدللہ لائٹوں سے لائٹنگ کر رہے ہیں. ہر طرح کی جو ہے نا کوشش کر رہے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد مبارک خوب اچھے طریقے سے منایا جائے. جی بالکل, ان کا کہنا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے سلسلے میں شہری اپنے گھروں کو بھی سجا رہے ہیں اور مسجدوں کو بھی سجا رہے ہیں. میرے ساتھ اہل علاقہ موجود ہے, ان سے بات کر لیتے ہیں. گھروں کو سجایا, اس کے بعد مسجد کو سجا رہے ہیں, کیسے؟ تمام محلے دار عقیدت و احترام سے مسجد کو سجانے کے لیے کوشاں ہیں. بہت شکریہ اسامہ یاسین, آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. پاکستان تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر شیخ سلمان عارف کی وفاقی حکومت کی پالیسیوں پر تنقید. کہتے ہیں مہنگی بجلی نے کاروبار ٹھپ کر دیے ہیں. مزید بات کریں گے اپنے نمائندہ عمیر عصمت سے. جی عمیر, بتائیے گا ان کا مزید کیا کہنا تھا؟ جی, اس وقت ملک میں جو موجودہ کاروباری صورتحال ہے وہ مہنگائی اور بجلی کے بھاری بلوں کی وجہ سے اس کی صورتحال جو ہے وہ کافی زیادہ زوال پذیر ہے. اسی پر مزید بات کرنے کے لیے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سابق ٹکٹ ہولڈر اور تاجر رہنما شیخ سلمان عارف صاحب موجود ہیں. ان سے ہم اس حوالے سے بات کریں گے. شیخ صاحب, کیا کہنا چاہیں گے آپ اس وقت جو ملک میں موجودہ سچویشن چل رہی ہے کاروباری سرگرمیوں کے حوالے سے؟ فیصل آباد ٹیکسٹائل سٹی ہے, کیا صورتحال ہے مارکیٹوں کی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حالات جی بڑے اس وقت خطرناک حد تک جو ہیں وہ ایک سٹیگفلیشن کی کیفیت ہے کہ جس میں بے روزگاری بھی ہے اور جس میں جو ہے وہ لوگوں کو اپنا گزر بسر کرنا مشکل ہو گیا ہے. آپ دیکھیں کہ پچھلے 8 ماہ یا 1 سال کے دوران آپ کی بجلی کی جو قیمتیں ہیں وہ کم از کم اس میں 80% جو ہے وہ انکریز آیا ہے. جس گھر کا بل 25,000 آتا تھا وہ آج تقریباً 50,000 40,000 روپے پہ وہ بل آ رہا ہے. پیٹرولیم پرائسز آپ کے سامنے ہیں. چیزوں کی ہر چیز, جب آپ کی بجلی اور پیٹرول بڑھتا ہے تو اس سے آپ کی ہر چیز جو ہے وہ بڑھتی ہے. اور اس وقت فیصل آباد میں جو کہ آج سے 2-3 سال پہلے تک ایک انڈسٹریل ہب تھا, بڑی سپیڈ سے یہاں پہ انڈسٹری لگ رہی تھی, بہت زیادہ یہاں پہ ایکسپورٹ یہاں سے جا رہی تھی, یہاں کا تاجر, یہاں کا بڑا صنعت کار بڑا خوش تھا. آج وہ ڈاؤن سائزنگ کر رہے ہیں. آج وہ اپنے فیکٹریوں سے اپنے بجلی کے بھاری بلوں کے خلاف احتجاج کریں گے. عمیر, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں محکمہ بلدیات پنجاب کی جانب سے زمین کے استعمال کے حوالے سے پلان کی سٹینڈرڈ ہدایات جاری کر دی گئیں. نوٹیفیکیشن چیف افسران کو بھجوا دیا گیا.
मजीद जानते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा हिदायत के हवाले से। बात करें लोकल गवर्नमेंट की जानब से तो ज़मीनों के इस्तेमाल के हवाले से नई हदायत जारी कर दी है और इस सिलसिले में चीफ अफसरान को पाबंद किया गया। कोई भी ज़मीन की जब भी हैयत तब्दील होगी तो इस सिलसिले में जो चीफ अफसरान है तमाम लोकल गवर्नमेंट्स के, वो गवर्नमेंट की जो फीस है वो लेंगे और इसमें जो एग्रीकल्चर ज़मीन की जो हैयत है वो चेंज करना मुमकिन नहीं होगा। जो भी ज़राई ज़मीन होगी वो ज़राई रहेगी और उसको कमर्शियल बनाकर नहीं बेचा जा सकेगा। इस सिलसिले में जो भी कॉलोनी मालकान आएंगे तो वो टैक्स के हवाले से भी बता दिया गया, टैक्स के बगैर नहीं किया जा सकेगा और ना ही किसी को एक्स्ट्रा फेवर दी जाएगा और इस सिलसिले में जो कोई भी गैर कानूनी काम कर रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बेसिकली मकसद इसका यह है कि किसानों की जानिब से जो कहा जा रहा है कि ज़राई ज़मीनों को बचाया जाए, तामीरात से नोटिफिकेशन चीफ अफसरान को भिजवा दिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। फैसलाबाद के 8 बाजारों में बेहंगम ट्रैफिक और गैर कानूनी पार्किंग से ताजिर परेशान हैं। सदर कचहरी बाजार काशिफ खान कहते हैं पार्किंग बाजारों के बाहर कराई जाए। मजीद जान लेते हैं, शराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शराज, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। के हवाले से खास तौर पर बात की जाए तो इस वक्त शहर का सबसे बड़ा मसला जो है वो पार्किंग का है और इस वक्त इलीगल पार्किंग की वजह से ताजरों को शदीद परेशानी का सामना है और इस वक्त ख़ास तौर पर ट्रैफिक हुकाम से, इंतज़ामिया से, ज़िले इंतज़ामिया से, कॉरपोरेशन से कई दफ़ा मुतालबात किए जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पार्किंग के मसाइल जो हैं वो 8 बाज़ारों के अंदर हल नहीं हो पाए हैं। कचहरी बाज़ार के नुमाइंदा और सदर हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि ये मसला जो है वो किस हद तक जो है संगीन होता चला जा रहा है, ख़ास तौर पर 8 बाज़ारों और कचहरी बाज़ार के हवाले से खास तौर पर बात की जाए तो काशिफ बताइएगा क्या कहेंगे इस वक्त किन मसाइल का सामना है? गैर कानूनी पार्किंग भी है, कई ऐसे जो ग्रुप बन चुके हैं जिन्होंने अपनी खुद साख्ता पार्किंग कंपनीज बना ली हुई हैं और पर्चियां काटना शुरू कर दी हुई हैं, तो इस मसले का हल वाहिद क्या देते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस इशू के जो मेजर इशू है 8 बाज़ारों का बल्कि पूरे शहर का, इसके ऊपर जो है वो बात की, इस इशू को उठाया। अच्छा, इसमें भट्ट साहब ये है कि मैं बात करूँगा अपने बाज़ार की, कचहरी बाज़ार की। कचहरी बाज़ार में जो है पार्किंग जो है तकरीबन अरसा 5-6 साल से जो है वो लगी हुई है। FS पार्किंग जो फैसलाबाद पार्किंग है उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है। वो वहाँ पे पर्ची भी देते हैं, उसके बावजूद वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे बाइकें गाड़ियाँ चोरी भी होती हैं और उसके बाद उनका कोई वाली वारस भी नहीं होता। उन्होंने पर्ची को ऊपर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि चोरी के ज़िम्मेदार हम नहीं हैं, उसके बावजूद पैसे भी वो ले रहे हैं, बटोर रहे हैं। अब कोई भी हमारा जो कस्टमर है वो जब बाज़ार में आता है और आगे वो कहता है कि ये बाइक की उसको पर्ची जो मिलती है तो वो बड़ा रिलैक्स होकर दुकान पे जाके शॉपिंग करता है। जब वो वापस आता है उसकी बाइक या गाड़ी नहीं होती तो वो बड़ा परेशान होता है, वो कहता है जी मेरी गाड़ी हो, ये पर्ची है वो, लेकिन उसके बावजूद उसको कोई क्लेम नहीं मिलता और ये रोजाना पार्किंग 8 बाजारों के बाहर करवाई जाए। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की सितंबर से अब तक धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयां। 1400 के करीब गाड़ियों को 7 लाख से ज्यादा के जुर्माने किए गए। मजीद तफसीलात जानते हैं, इमरान असलम हमारे साथ मौजूद हैं। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा इन कार्रवाइयों के हवाले से। फैसलाबाद में फिजा को साफ करने के हवाले से एंटी स्मोक कार्रवाइयाँ की गई हैं रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से फैसलाबाद में 1400 के करीब जो है वो गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई है, जिसमें से तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा 1400 गाड़ियों को जुर्माने किए गए हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एंटी स्मोक और एंटी डेंगी मुहिम के हवाले से जो है वो तदारक करते हुए तमाम ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई की और इसके साथ साथ जो है वो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के भी खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की, जिसमें नवंबर से अब तक जो है वो तकरीबन 1400 के करीब गाड़ियों की इंस्पेक्शन की गई, जिनको फाइन भी किए गए और 7 लाख से ज़्यादा जुर्माने आज भी किए गए। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक इस मुहिम का मकसद जो है वो तमाम फैसलाबाद के बस स्टैंड्स में डेंगू की रोकथाम के हवाले से जहाँ भी पानी खड़ा होगा वहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जाएंगी और उसके साथ साथ ऐसी गाड़ियां जो ट्रांसपोर्टर्स जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की जो है वो रखते हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएंगी और रूट परमिट को यकीनी बनाने के हवाले से जो है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानब से तमाम को हदायत जारी की गई हैं कि तमाम जो है वो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के मुलक्का शुदा जो है वो रूट परमिट के मुताबिक गाड़ी चलाएं और इसके साथ साथ जो है धुआं छोड़ने वाली और डेंगू रोग की रोकथाम के हवाले से जो है वो एंटी डेंगू और एंटी स्मोक के हवाले से कार्रवाइयां की गई। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेस्को में मुलाजमीन की तरक्कियों का सिलसिला जारी है। फेस्को ने 25 असिस्टेंट एडमिन को
स्केल 15 से ऑफिस सुपरिटेंडेंट स्केल 16 में तरक्की दे दी। डेप्यूटी डायरेक्टर HR फेस्को सलामत अली साजिद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मजीद जानते हैं अवैस अली से। जी अवैस, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, फेस्को में मुलाजमीन की तरक्कियों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी वाले से फेस्को ने 25 असिस्टेंट एडमिन को स्केल 15 से ऑफिस सुपरिटेंडेंट स्केल 16 में जो है वो तरक्की दे दी है। डिप्टी डायरेक्टर HR फेस्को सलामत अली साजिद ने नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया है। इसी वाले से फेस्को हुकाम का यही कहना है कि मुलाजमीन को तरक्कियाँ जो है वो मौजूदा मुलाजमत और कारकर्दगी की बुनियाद पर दी जा रही हैं, और इसके साथ साथ करप्शन केसेस और महकमाना इंक्वायरीज की जद में आने वाले जो मुलाजमीन हैं उनको तरक्कियाँ नहीं दी जा रही। और इसी हवाले से जो है वो मुलाजमीन को तरक्कियाँ देने के हवाले से वजारत तवानी पावर डिवीज़न की जानिब से 2 हफ्ते कबल जो है वो नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था कि जो तरक्कियों के केसेस हैं वो ज़ेरे इल्तवा ना रहें और उनको 6 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर निपटा की रिपोर्ट जो है वो बिजली की तकसीम पर कंपनीज वजारत तवानाई पावर डिवीज़न को फराहम करे। उन अहकामात के बाद फेस्को की जानिब से जो ज़ेरे इल्तवा तरक्कियों के केसेस हैं उनमें मुलाजमीन को तरक्कियाँ देने का जो सिलसिला है वो जारी है। स्केल 15 से ऑफिस सुपरिटेंडेंट स्केल 16 में तरक्की की गई है। बहुत शुक्रिया अवैस अली, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। GC विमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर रुबीना फारूक ने इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड अपने नाम कर लिया। डॉक्टर रुबीना फारूक 10 ममालिक से ये अवार्ड हासिल करने वाली वाहिद पाकिस्तानी साइंसदान हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जहांगीर, बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद के लिए एक और एजाज़ है विमेन यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर डॉक्टर रुबीना फारूक ने वाहिद पाकिस्तानी होने का एजाज़ हासिल किया है जिन्होंने ECO अवार्ड जो है अपने नाम किया है। उनको एग्रीकल्चर एंड जो उनकी इन्वायरमेंटल जो सर्विसेज हैं एकेडमिक्स में उनके एतराफ़ में ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। इस हवाले से 10 ममालिक हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, 10 कंट्रीज़ के जो साइंटिस्ट हैं जिनमें से मजमूई तौर पर 9 लोगों को ये अवार्ड जो है उनके हिस्से में आया। डॉक्टर रुबीना फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड जो है अपने नाम किया। उनसे बात करते हैं। मैम बताइएगा कि यकीनी तौर पर फैसलाबाद के लिए प्राउड का मोमेंट है, पाकिस्तान के लिए प्राउड का मोमेंट है कि 10 ममालिक में से 9 अवार्ड जो दिए गए उनमें वाहिद पाकिस्तानी आप हैं। क्या कहती हैं, कौन सी खिदमात और क्या क्या सर्विसेज थी जिनके एतराफ़ में और रिसर्च में बिलखसूस जो एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट के हवाले से की गई, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर काम किया गया जिसके एतराफ़ में ये अवार्ड आपके नाम किया गया? थैंक यू जहांगीर जी। ये अवार्ड इको एक्सीलेंस अवार्ड इन एग्रीकल्चर एंड एनवायरनमेंट में मुझे अवार्ड मिला है। इसमें मेनली लास्ट 30 ईयर्स से जो मेरी रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं वो अप्लाइड रिसर्च है कि एग्रीकल्चर वेस्ट को रीयूजेबल प्रोडक्ट्स में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल इसमें बेशुमार हमने प्रोजेक्ट्स किए हैं पाकिस्तान के रिसर्चर्स के साथ भी, चाइना, UK और USA के रिसर्चर्स के साथ मिलके, जिसमें डिफरेंट पायलट प्लांट्स हमने बनाए। फॉर एग्जांपल जो एग्रीकल्चर की वेस्ट है, फील्ड की जो वेस्ट है उसको इलेक्ट्रिसिटी में जनरेट करने का एक प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया और उसका बड़ा अच्छा आउटकम है वो कॉमसेट्स लाहौर में इस वक्त इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा जो मोलेसिस है, शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट जिससे अल्कोहल बनाई जाती है नॉर्मली, पर हमने उस मोलेसिस से पॉलीमर ऐसा जनरेट किया है जो कि जिसकी मेडिकल इम्प्लांट्स बनाए जा सकते हैं और उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो वहाँ से हमने प्रोड्यूस किया। तो ये सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो मैं इसमें समझती हूँ कि मोलेसिस को जो कि 30 रुपीज़ पर kg का है उससे 20,000 का प्रोडक्ट मिल रहा है। इसके लिए अभी इस वक्त हम शुगर R&D बोर्ड के साथ मिलके काम कर रहे हैं और शुगर इंडस्ट्रीज़ में हम ये अपनी प्रोडक्ट लेके जाएंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट फार्मर्स के लिए है हमने उनके लिए वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट डिज़ाइन किए हैं जो कि विहाड़ी के विलेजर्स के लिए हमने बनाया है और वहाँ पे हमने उसे पायलट स्टडी की है और फिर उसे एग्जीक्यूट किया, जिसमें पेस्टिसाइड्स से जब पेस्टिसाइड्स को जब फार्मर्स अप्लाई करते हैं फील्ड्स में तो पेस्टिसाइड्स के जो रेजिड्यू हैं और एक्चुअल पेस्टिसाइड पानी में चली जाती है और वही पानी जब फार्मर्स कंज्यूम करते हैं तो उनसे बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ प्रोड्यूस होती हैं। तो फार्मर्स को लो कॉस्ट सोल्यूशन दिया है हमने, एक फिल्टर की लेयर बना के उनके हैंड पंप्स के साथ वो लेयर लगाई जाती है जिससे पानी साफ़ होकर उन तक पहुँचता है पीने का पानी। बिल्कुल, एग्रीकल्चर और जो कम्बिनेशन है माहौलियात का के तौर पर जो वेस्ट है
में रिसाइकल किया जाए, उनसे प्रोडक्ट हासिल की जाए, तो यकीनी तौर पर एक तो इससे माहौल को जहांगीर जो है तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अभी आपको बताएं, डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन की ज़ेर सदारत डिविजनल मॉडल स्कूल, डिविजनल मॉडल कॉलेज और सांगल स्कूल एंड कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अलग अलग इजलास हुए। इजलास में DPS में 8 टीचर के ग्रेड को अपग्रेड करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। डिविजनल कमिश्नर जाहिद हुसैन ने 13 नए असिस्टेंट टीचर भर्ती करने की मंजूरी दे दी। बुजुर्ग शहरी ने शहर फैसलाबाद की खूबसूरती को अपने अशार में समेट दिया। मोहम्मद अमीन नामी बुजुर्ग शहरी 5 जमातें पढ़े हैं। पंजाबी जबान में ऐसी शेर व शायरी करते हैं, सुनने वाले दाद दिए बगैर नहीं रह सकते। सिंगार वेखो विच घंटा करते 8 बाजार वेखो, ये शहर ते सी किसानां दा अज गली गली विचकार वेखो, ये शहर अमीर गरीबां दा ओ लगा सब दा कारोबार वेखो, जे झंग बाजार नूं जाना जे लसूड़ी शाह दा विच दरबार वेखो, ठंडी सड़क ते सरीना होटल भी है ओ जिथे मिलदे ने खाने तैयार वेखो, बिल लैके बहरा जदों आउंदा है ओ किवें आउंदे पसीने यार वेखो, ट्रकां बसां वाले भी हैं इत्थे ओ रक्षे टांगियां दी परमार वेखो, की वेखना जे यार दुनिया ते ओ जे वेखना जे ते मदीने दा दरबार वेखो, अल्लाह खुश रखे फैसलाबाद नूं ओ जिथे मिली है मैनू बहार वेखो।